Good morning, students. Today we'll start chapter number 2, Nutrition in Animals. This is third part. First and second part already completed and the link is given in descriptions. तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कक्षा 7वीं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 3rd. फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है. तो फर्स्ट टॉपिक है द फूड पाइप ओसोफेगस. तो फूड पाइप्स क्या होता है जिससे हम बात कर रहे हैं. इस समय हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की. तो ह्यूमन में जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स का क्या यूजेस होता है, उस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के. वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपन कहाँ पर हैं, तो इसके जस्ट पहले वाले नहीं सेकेंड पार्ट यदि आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की. तो ह्यूमन में जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो कैसे होता है वो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि भोजन किस तरह से ग्रहण करते हैं, कैसे मुंह में लेते हैं, कैसे चबाते हैं, कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं, जीभ का क्या काम होता है. इसके बाद जो आपकी लार होती है, सेल्विया होती है, उसका क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम पिछले चैप्टर में, पिछले जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं. तो इस लेक्चर में हम सीधे डिस्कस करते हैं उसके आगे का पोर्शन. तो आगे उसका नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका फूड पाइप, जिसे हम बोलते हैं ओसोफेगस. ठीक है. ओसोफेगस का काम क्या होता है कि 10 सॉलिड फूड, सॉलिड मतलब चबाया हुआ खाना जो आप सॉलो कर लेते हैं, चबा लेते हैं, उसको कहाँ करता है, पास करता है इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस. ओसोफेगस का हो या फूड पाइप का हो, दैट इज सेम, है ना. तो मुंह में खाना चबाने के पास पूरा कंप्लीट करने के बाद फूड पाइप में ले जाता है. और फूड पाइप का जो फिगर है वो भी मैं जस्ट दिखाने वाला हूँ. एंड द फिगर शोज द मूवमेंट ऑफ फूड. और फिगर में ये दिखाया गया है किस तरह से मूवमेंट होता है फूड का, किस तरह से मुंह से लेकर पेट तक अंदर पहुँचता है और कैसे उसका काम होता है वो हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र है आपका फूड पाइप का. ठीक है. ये मान लेते हैं यहाँ पर आपका माउथ है और आप भोजन यहाँ से ग्रहण करते हैं. ठीक है. तो जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं तो ये आपका भोजन दिखाई दे रहा है. भोजन इस तरह से फूड पाइप मान लेते हैं, ये आपका गला है, ये नेक है. ठीक है. तो भोजन धीरे धीरे गले से उतरता है और धीरे धीरे आके कहाँ आ जाता है, स्टमक में. ये पार्ट आपका स्टमक है और इस पूरे पोर्शन को अपन बोलते हैं फूड पाइप. ठीक है. तो भोजन कहाँ से, मुंह से आता है, धीरे धीरे फूड पाइप के थ्रू आता है और फिर कहाँ जाता है, स्टमक में. तो ये स्ट्रक्चर किसका है, फूड पाइप का. क्लियर. सो the esophagus loads from your mouth to the stomach. It is made above the muscles. ये मसल से मिलकर बना होता है. यानी जो आपका फूड पाइप होता है उसमें बोन्स नहीं होती हैं, सिर्फ मसल्स होती हैं और उन मसल्स से मिलके ये आपका फूड पाइप बना होता है. ठीक है. तो फूड इज पुश्ड, फूड को पुश करते हैं डाउन द मूवमेंट, नीचे की तरफ, फॉर द वॉल ऑफ फूड पाइप. फुल जो फूड पाइप होता है उसकी जो वॉल होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो क्या करती हैं, ऐसा नहीं है. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर, अगर हम बात करें कि भोजन हमने खाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सीधे अंदर चला जाता है, ऐसा नहीं होता है. बल्कि ये फूड पाइप का काम होता है कि जैसे ही भोजन मुंह में आता है तो उसको पुश करता है और उसकी जो वॉल्स होती हैं वो पुश करता है और पुश करते करते उसको नीचे तक, स्टमक तक पहुँचाते हैं. ठीक है. तो द मूवमेंट इज कॉल्ड, अगर मूवमेंट्स की बात करें तो मूवमेंट्स को क्या कहा जाता है, तो पेरिस्टाल्स में मूवमेंट्स का काम होता है. क्लियर. टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल्स एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स. और इस तरह से फूड को क्या करते हैं, नीचे की तरफ पुश कर देते हैं. क्लियर. ओके. नेक्स्ट है अपना जो भोजन है फूड पाइप के थ्रू कहाँ पहुंच गया, पेट में. अब स्टमक में पहुंचने के बाद क्या काम होता है, आइए देखते हैं. स्टमक इज द थिक वॉल्ड बैग. स्टमक जो होता है वो एक थिक वॉल का बैग होता है, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में अवेलेबल होता है. क्लियर. द स्टमक वॉल्स कंटेन 3 टैबुलर ग्लैंड्स. और जो स्टमक होता है उसकी वॉल में 3 टैबुलर ग्लैंड्स होती हैं. क्या होती हैं, टैबुलर ग्लैंड्स. इट
दिस वॉल्स विच सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। जैसे आपने देखा जो आपके सैलरी ग्लैंड होती है वो सैल्विया निकालती है, तो वैसे स्टमक में भी 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। ठीक है, इसके बाद द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 सब्सटेंस, और जो गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा होता है म्यूकस। ये 3 चीज़ें अवेलेबल होती हैं किसमें? गैस्ट्रिक जूस में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच facilitates the action of enzyme pepsin, that is the digestion of protein into simpler substance। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका काम क्या होता है कि जैसे वो निकलता है तो क्या करता है कि जो एंजाइम पेप्सिन होता है उसके एक्शन को प्रमोट करता है, और फिर वो डाइजेशन का काम शुरू कर देता है। और ये डाइजेशन किस चीज़ का करते हैं? प्रोटीन्स का। यानी जितने भी आपके भोजन में जितने भी प्रोटीन्स के कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन के प्रोसेस को भी बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरियाज, और जो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है वो क्या करता है? किल मेनी बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं उनको नष्ट करता है। दैट एंटर अलोंग विथ फीड, जो हमारे खाने के अंदर भोजन के साथ साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देता है? उनको मार देता है, किल कर देता है। क्लियर? And the mucus helps to protect the stomach wall from its own secretion of hydrochloric acid। और जो आपका मुस्कस होता है ना, म्यूकस क्या होता है? म्यूकस क्या करता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, चूंकि एसिड क्या होता है वो खतरनाक होता है, तो म्यूकस क्या करता है कि वो वॉल को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो उसको सुरक्षित रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्लियर? The partially digested food then goes from the stomach into the small intestine। इसके बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड यानी पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होता है, पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, और जब थोड़ा बहुत आधा अधूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो इसके बाद फूड जाता है, कहाँ जाता है? फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो उसके बाद क्या होता है देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोलाइड एंड अबाउट 7.5 m लॉन्ग, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। इसे हम बोलते हैं छोटी आंत, हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 7.5 मीटर होती है, और ये क्या होता है? हाईली कोलाइड होता है। अगर अपन पढ़ेंगे भविष्य में तो मिक्सचर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, उसमें एक कोलाइड होता है, और कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो हाईली कोलाइड्स होते हैं और साथ में 7.5 मीटर लंबी होती है। आफ्टर लिविंग स्टमक फूड, यानी फूड से जो स्टमक से जो फूड निकलता है वो कहाँ इंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद का जो पाचन का प्रक्रिया जो डाइजेशन का काम है वो कहाँ होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? द रिसीव्स सेक्रेटेंस फ्रॉम लीवर एंड pancreas and walls of small intestine also secrete juice। और इसके बाद जिस तरह से स्टमक में कई सारे जूस निकलते हैं वैसे ही जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भी जूस निकलते हैं। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? लीवर में। तो लीवर का क्या काम का होता है? तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, जैसे हमने पढ़ा स्लेविया ग्लैंड्स था, फिर कई सारे ग्लैंड्स होते हैं ना, तो वैसे ही जो लीवर होता है वो भी एक ग्लैंड होता है, और दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यानी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। एंड इट्स सिचुएटेड इन द, और ये कहाँ पर होती है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, और ये एब्डोमेन के अपर पार्ट मतलब ऊपरी हिस्से में होती है। ऑन द राइट साइड जो एब्डोमेन होता है उसके अपर साइड में जो राइट साइड होता है वहां पर आपका क्या होता है? लीवर होता है, किडनी बोलते हैं हिंदी में।
इट सिलेक्ट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और फिर ये जो एक जूस निकलता है उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइल जूस, और कहाँ पर होता है ये, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगला जो काम होता है वो होता है पैनक्रियाज का। तो पैनक्रियाज क्या करता है, इट इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, ये क्या होता है, बहुत बड़ी सी क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो पेट के जस्ट नीचे स्थित होती है। ठीक है, पेट के जस्ट नीचे क्या स्थित होता है, पैनक्रियाज। एंड द पैनक्रियास्टिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, और इसमें जो जूस निकलता है वो क्या काम करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे कंपोनेंट्स होता है, भोजन में अवेलेबल होता है कार्बोहाइड्रेट्स, उस पर काम करता है, फैट पे काम करता है, एंड प्रोटीन्स, और प्रोटीन पे काम करता है, एंड कन्वर्ट्स देम इनटू सिंपल फॉर्म, और इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पहले आपने देखा जो स्टोमक का काम हुआ था, तो स्टोमक में काम हुआ था सिर्फ प्रोटीन्स का काम हुआ था, बाकी सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज में चाहे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे फैट्स की बात करें, चाहे प्रोटीन्स की बात करें, ये सारी चीज़ों का डाइजेशन कहाँ पर होता है, पैनक्रियाज में। ठीक है, फिर है द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल पैनक्रियाज, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन contains glands which secretes intestinal juice। इसके बाद जो होता है, जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है लोअर पार्ट में, किसमें, जो स्मॉल वॉल्स होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके लोअर पार्ट में, जहाँ पर एक ग्लैंड्स होती है, जिस ग्लैंड्स का नाम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो एक जूस निकालता है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। इसके बाद क्या होता है कि द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट, और वहाँ पर जो एंजाइम अवेलेबल होते हैं, एंजाइम्स जो अवेलेबल होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को, किसमें, इनटू अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, ग्लूकोज में। यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, एमिनो एसिड में, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। एंड फैट्स इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्ट करता है आपका एंजाइम्स। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन क्या प्रोसेस होता है कि अभी जो हमने खाना खाया, खाने के बाद जो जो कंपोनेंट्स हमें मिले, उन कंपोनेंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो वो प्रोसेस आपका है एब्जॉर्प्शन। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द मेन रीजन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द ऑब्जॉर्प्शन फॉर डाइजेस्टेड फूड, यानी जो डाइजेस्टेड फूड होता है, फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका मेन पार्ट कौन करता है, वो करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में होता है। ठीक है, द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस होता है हैज न्यूमरस फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, उसमें विली होती हैं, एंड विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, फॉर रैपिड ऑब्जॉर्प्शन, ताकि उसका ऑब्जॉर्प्शन किया जा सके ऑफ डाइजेस्टेड फूड का। एंड द डाइजेस्टेड फूड विच इज ऑब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू द ब्लड, और इसके बाद जो ऑब्जॉर्ब्स किया जाता है, ऑब्जॉर्ब्स करने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रोसेस जो होता है उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या प्रोसेस होता है कि मान लेते हैं सारा जितना भी कंपोनेंट्स है, चाहे वो प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, उनको एब्जॉर्ब्स करने के बाद उसको जब हम ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हैं हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो द ब्लड कैरीज, ब्लड क्या करता है, कैरीज करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, दीज यूजफुल सब्सटेंसेज, इन जो यूजफुल सब्सटेंस जो कंपोनेंट्स मिलते हैं, टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचाता है। एंड द बॉडी यूजेज, और बॉडी उसका यूज़ करती है, किसका यूज़ करती है, दी सब्सटेंसेज, जो सब्सटेंस रहते हैं भोजन में उनका यूज़ करती है। एंड ग्रोथ द मेंटेनेंस, और जो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है उसको
आगे जारी रखता है, एंड द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी नोन एज एस्यूमिलेशन। और इस चीज से डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन, ये सभी क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एस्यूमिलेशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या काम होता है, ग्लूकोज विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद जो आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज का काम क्या होता है, ब्रोक डाउन इन द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को हेल्प करता है, इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड से अलग करता है और वाटर को रिलीज करता है। अमीनो एसिड क्या काम करता है, अमीनो एसिड यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ओन आउट सेल्स, अमीनो एसिड करता है कि जो भी बॉडी को रिपेयर करना है, जो ग्रोथ करना है उस सेल्स को, उस पर काम करता है। एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या काम करते हैं, स्टोर बिलो द स्किन एज एनर्जी रिजर्व, वो इसमें स्किन के काम करते हैं जो कि एनर्जी को रिजर्व करते हैं। अब हम आप करते हैं एग्जेशन। एजेक्शन क्या होता है, एजेक्शन ये होता है कि द अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व्ड फूड, भाई भोजन आपने खाया, भोजन में जितने भी प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें हमने एब्जॉर्ब कर ली, इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड है, जिसका डाइजेशन नहीं हो सका है, अनडाइजेस्टेड है या फिर अनअब्जॉर्ब्ड है, जिसकी ज़रूरत नहीं है फूड, वो मूव्स इनटू द लार्ज इंस्टाइन, वो कहाँ चला जाता है, वो जाता है लार्ज इंस्टाइन यानी बड़ी आंत में, टू ए पार्ट ऑफ कार्ड कॉलोन, जो कॉलोन का एक पार्ट होता है, वेयर सम अमाउंट ऑफ वाटर, जहाँ पर कुछ अमाउंट में वाटर होता है, एंड साल्ट आर ऑब्जर्व्ड, यानी जो आपकी बड़ी आंत होती है वहाँ पे क्या काम होता है, वहाँ पर जो वाटर होता है, वाटर को ऑब्जर्व करते हैं या फिर साल्ट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उस अनडाइजेस्टेड फूड को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आगे जब फॉरवर्ड करते हैं तो द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, यानी जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड दैट मूव्स टू द सेकेंड पार्ट कॉल्ड रिक्टिनम, रिक्टम क्या करता है, रिक्टम में भाई जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है हमारे पास, उसको फिर कहाँ भेजा जाता है, तो उसको भेजा जाता है रिक्टम में, ठीक है। हेयर इज द स्टोर्ड एंड रिमूव्ड फॉर द बॉडी थ्रू द अम्स, और यहाँ से फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम रिमूव कर देते हैं, बॉडी के द्वारा बाहर कर देते हैं। एंड द एग्जिस्ट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल इंस्पेक्चर, और इसका काम कौन करता था, कौन इसको रेगुलेट कर देता है, वो करता है बाय द एनल इंस्पेक्चर। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज एजेक्शन, और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एजेक्शन कहलाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या करते हैं, वो कैसे डाइजेशन करते हैं, उनका डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, वो अपन देखते हैं। Plant eating animals such as cows, deer, goats, buffaloes, camels and yak quickly swallow their foods after chewing its once, यानी जो घास खाने वाले जानवर हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास काऊ है, डियर्स हैं, गोट्स हैं, ये सभी क्या करते हैं, तुरंत खाने को चबाते हैं और चबाने के बाद निगल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा सभी चीज़ें, चाहे गाय की बात करें, हम डियर्स की बात करें, गोट्स की बात करें, बफेलोस की बात करें, कैमल्स की बात करें, याक्स की बात करें, ये क्या कर देते हैं, तुरंत स्वलो करते हैं भोजन को और क्या करते हैं, चबाते हैं एक ही बार में, ठीक है। द swallowed फूड गोज टू द चैम्बर कॉल्ड रुमेन, और इसके बाद जो चबाया हुआ वो जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है, वो चेम्बर में जाता है, जिसे हम बोलते हैं रुमेन। एंड दे ब्रिंग बैक द फूड लेटर इनटू द माउथ, और उसके बाद फिर वो फिर से वापस मुंह में भेजता है भोजन को, और फिर ये क्या करते हैं, चबाते हैं, च्यूइंग अगेन। ध्यान से सुनना, पहली बात तो ये है कि जो आपके जानवर होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो तुरंत भोजन मुंह में लेते हैं, तुरंत उसको चबाते हैं, चबाने के बाद जो है निगल जाते हैं। तो जैसे ही वो चबाते हैं, तो चबाने के बाद वो कहाँ जाता है, वो एक चेम्बर में जाता है, उस चेम्बर को क्या हम बोलते हैं, उस चेम्बर को हम बोलते हैं रुमेन, ठीक है। इसके बाद दे ब्रिंग, इसके बाद क्या करते हैं, दे ब्रिंग बैक द फूड लेटर इनटू द माउथ, और इसके बाद वो फिर से मुंह में लाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कि गाय या भैंस खाना खा लेती है, खाना खाने के बाद आप देखो आधे घंटे बाद या बाद में जब भी आप उसे देखेंगे तो फिर भी वो मुंह चलाती रहती है,
पगुराना बोलते हैं, पगुराती रहती है। तो जो गाय और भैंस पगुराती रहती है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, तो वो यही करती है कि जो एक बार चेम्बर में भोजन चला गया है उसको वापस से मुंह में लाती है, उसको फिर से चबाती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बैग द फूड लेटर इनटू द माउथ एंड चिंग इट अगेन, और इसको फिर से चबाती है, ठीक है, ताकि उसका डाइजेशन सिस्टम जो है अच्छे से काम करे। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इन्हें हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्यों? क्योंकि एक बार में खाना खा लेते हैं। अब जैसे नॉर्मल तौर पे हम क्या होते हैं, एक बार खाना खा लिया काम खत्म, अब बार बार हमें मुंह चलाने की जरूरत या फिर से वापस से उसे चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जानवरों के पास समय बहुत कम होता है, तुरंत उनको खाना दो, खेत में चरने के लिए जाती हैं तो तुरंत चर लेती हैं, चरने के बाद इकट्ठा हो गया। अब इसके बाद जब उन्हें खाली समय मिलेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के चबाती जाएंगी और उसका डाइजेशन होता रहता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशंस। ओके, नेक्स्ट, द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट, यानी जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, उनमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपार्टमेंट्स होते हैं? एक रूमेन होता है जहाँ सबसे पहले भोजन जाता है फिर वापस मुंह में जाता है। दूसरा होता है रेक्टिकुलम होता है। तीसरा क्या होता है? ओमेशम होता है। ओमेशम के बाद क्या होता है? एबमोशम होता है, ठीक है। तो ये 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके शरीर के अंदर में। अब देखते हैं कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द सॉलिड फूड फर्स्ट इंटर्स इन रूमेन, सबसे पहले रूमेन में जाता है, अपन ने पढ़ा है। वेयर the microorganism beings the digestion of the food cellulose a complex carbohydrate, यहाँ पर सबसे पहले डाइजेशन होता है किसका? सेलुलोज का, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसका। इसके बाद इन द फर्स्ट 2 चेम्बर्स, और फिर शुरू के 2 चेम्बर्स में द रूमेन एंड द रेक्टुलम, रूमेन और रेक्टुलम में द फूड इज मिक्सड विद सिल्वा, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर जो लार होती है वो यहाँ पर मिक्स की जाती है, किसमें? भोजन में। एंड सेपरेटेड इनटू लेयर्स ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल्स, और इसकी लेयर्स बना दी जाती हैं, सॉलिड की अलग और लिक्विड की अलग, सेपरेट लेयर बना दी जाती हैं, ठीक है। सॉलिड क्लम्स टुगेदर फ्रॉम द कर्ड ऑफ बॉल्स, ओके। फिर द कर्ड इज ब्रॉट बैक फ्रॉम द रूमेन टू द माउथ, और जो कर्ड होता है वो क्या कर देता है कि जो रूमेन में जो खाना गया है उसको वापस से किस में लाता है? मुंह में। वेयर इट इज च्यूड, जहाँ पर फिर से चबाया जाता है, स्लोली बाई कंप्लीटली मिक्सिंग इट विद द सेल, जहाँ पर लार फिर से कंप्लीटली मिक्स की जाती है। एंड द फर्दर ब्रोकन डाउन, और फिर इनको ब्रोकन डाउन करते हैं, ब्रोक डाउन करते हैं, मतलब इसका डाइजेशन होता है। व्हेन द कर्ड इज च्यूड, जो कर्ड होता है जब वो चबा ली जाती है, एंड सॉलिड अगेन, जब अगेन सॉलिड हो जाती है, इट इंटर्स द ओमेशम, और फिर ये ओमेशम में प्रवेश करता है। वेयर द फूड इज ब्रोकन, जहाँ पर फूड को ब्रोक किया जाता है, किसमें? फर्दर इनटू सिंपलर कंपाउंड्स दैट इंटर्स इन द ओमेमस, और फिर इसके बाद किसमें चला जाता है? ओमेमसम कर। फिर इसके बाद क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिस तरह से मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, आर सीक्रेटेड फ्रॉम द चेम्बर्स फ्रॉम द फूड इज नाउ फुली डाइजेस्टेड, और इसके बाद क्या होता है, जो भोजन होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज देन सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फॉर द ऑब्जॉर्प्शन, जैसे मनुष्य के शरीर में होता है, यानी जो भी कंपोनेंट्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारी चीज़ मिलती हैं, उसका ऑब्जॉर्प्शन होता है। ऑब्जॉर्प्शन के बाद एंड द लेफ्ट ओवर अनडाइजेस्टेड फूड इन द पास बाय द लार्ज इंस्टेंटाइन फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेक्टेड, और इसके बाद लार्ज इंस्टेंटाइन से ये क्या बाहर निकाल दिया जाता है। ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, यानी जो ग्रास होती है, घास होती है, उसमें सेलुलोज सबसे ज़्यादा होता है। एंड वी ह्यूमन्स कांट डाइजेस्ट इट, और हम मनुष्य उसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ओके, अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैप। तो कंसेप्ट मैप क्या कहता है कि इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, जितने भी पॉइंट्स पर हमने चर्चा की है, उन सभी पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो उसमें आपके पास प्रोटीन्स था, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स था, उसमें फैट था, उसमें मिनरल्स थे, विटामिन्स थे, या फिर डर्टी फाइबर्स थे, ठीक। कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो भोजन में अवेलेबल होते हैं। फिर हमने बात की वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी भोजन ग्रहण करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से रास्ते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ
मतलब अलग अलग जानवरों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे birds में अलग होती हैं, insects में अलग होती है, snakes में अलग होती हैं, few animals में अलग होती हैं, है ना। इसके बाद what it's include nutrition recruitment mode of food intake and the utilization, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये इस चैप्टर का 3rd लेक्चर है। 1st, 2nd, 3rd लेक्चर, तीनों लेक्चर देखने के बाद इसका जो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे, जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 4th, उसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं NCERT सोल्यूशन, यानी NCERT बुक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंतजार कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन में मिल जाए। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for daily notification. Thank you so much. Bye bye. Vande Mataram. Jai Hind.